दिसंबर का महीना था। दोपहर के 2 बज रहे थे। आसमान में सूरज चमक रहा था। अक्सर 4 बजे खेतों पर आने वाला भानु प्रताप उस दिन 2 बजे ही आ गया था। मगर खेत सुनसान पड़ा था। वहाँ सिंचाई का नामो निशान नहीं दिखाई दे रहा था। ट्यूबवेल के चलने की भी आवाज़ नहीं आ रही थी। शायद बिजली नहीं थी। लेकिन उस समय तो कभी भी बिजली जाती नहीं थी। फिर क्या हुआ था? भानु प्रताप को कुछ समझ नहीं आया। भानु प्रताप ने एक बार फिर पूरे खेत पर अपनी नज़र दौड़ाई। नौकर बिरजू कहीं दिखाई नहीं दिया। बिजली नहीं होने की वजह से शायद वह अपने घर पर चला गया होगा। बिजली का जायजा लेने के लिए भानु प्रताप ट्यूबवेल के कमरे की ओर बढ़ा तो देखा वहाँ दरवाजे पर ताला नहीं लगता था, केवल सांकल लगाई जाती थी। हैरत की बात यह थी कि सांकल भी खुली हुई थी। भानु प्रताप कमरे का दरवाज़ा खोलने ही जा रहा था कि भीतर से किसी औरत और मर्द की हंसी ठिठोली की आवाज़ सुनाई दी। भानु प्रताप ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और दीवार में बने एक बड़े सुराख से भीतर देखने लगा। भीतर का नज़ारा देखते ही भानु प्रताप आग बबूला हो गया। उसका पूरा बदन पसीने से तरबतर हो गया। दरअसल भीतर बिछी खाट पर उसकी बेटी वर्षा और नौकर बिरजू एक दूसरे से चिपके पड़े थे। उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। भानु प्रताप को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वर्षा कॉलेज जाने के बहाने यहाँ नौकर बिरजू के साथ कब से गुल खिला रही है। इसी उधेड़-बुन में वह चुपके से वापस हो लिया और घर की तरफ चल दिया। उधर बिरजू वर्षा से कह रहा था, मालकिन आप बड़े घर की बेटी हैं, ऐसी गलती करना हम दोनों के लिए ठीक नहीं है। बिरजू, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं जानती हूँ कि हमारी शादी कभी नहीं होगी और मेरे घर वाले नहीं मानेंगे और तुम्हारी बिरादरी के लोग भी नहीं मानेंगे। अगर हम घर से भाग भी गए तो वो लोग हमें ढूंढ कर मार डालेंगे। वर्षा अपने कपड़े पहनते हुए बोली, तो भी मालकिन, ऐसा चोरी छिपे कब तक चलता रहेगा? आप रोज़ मेरे साथ यहाँ कमरे में बिताती हैं। अगर किसी को पता चलेगा तो क्या होगा? वर्षा बोली, मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है। पर आपका क्या होगा? नौकर बिरजू ने कहा, मुझे कुछ नहीं होगा और कुछ होगा भी तो तब देखा जाएगा। तब तक तो ऐसे ही चलने दो। इतना कहकर वर्षा ने बिरजू के ओठ चूम लिए। इसके बाद उसने अपनी किताबें उठाई और वहाँ से चली गई। बिरजू ने पानी की मोटर चालू कर दी। खेतों में पानी चलने लगा था। वह फावड़ा लेकर कमरे से बाहर आ गया। बिरजू और वर्षा का यह रिश्ता पिछले 6 महीनों से गाढ़े से और गाढ़ा होता जा रहा था। भानु प्रताप के गांव के लोग हर साल अपने ग्राम देवता अमोरू का उत्सव धूमधाम से मनाते थे। उस दिन गांव के सभी लोग गांव से बाहर बने देवी के मंदिर में ही रहते थे। उस मंदिर के चारों ओर नीम, पीपल, इमली वगैरह के पेड़ बड़े बड़े लगे हुए थे। उत्सव वाले दिन गांव के हर घर की औरतें सुबह सवेरे नहा लेती थी। वे नए नए कपड़े पहनती थी। बड़ी बड़ी टोकरियां में देवी के भोग बोनम का सामान रखती थी। मंदिर के पेड़ों के नीचे तीनों ईंटों से चूल्हा बनाया जाता था। मिट्टी के नए बर्तनों में चावल, दाल, गुड़, नमक, हल्दी वगैरह से देवी के लिए बोनम पकाया जाता था। नए घड़ों को धोकर उन्हें कुमकुम, हल्दी और फूलों से सजाया जाता था। पकाए गए बोनम को उन घड़ों में भरा जाता था। इसके बाद 3 या 5 के हिसाब से औरतें उन घड़ों को अपने सिर पर रखती थी। ऐसा करने वाली औरतें सुबह से व्रत रखती थी। उनके नए कपड़ों पर सोने चांदी के गहने भी होते थे। वे गलों में फूलों के हार पहनती थी। कुछ औरतें पैरों में घुंघरू भी बांधती थी। हर औरत के हाथ में नीम की डंडी होती थी। इन औरतों के साथ इनके परिवार वाले भी होते थे। जुलूस में ढोलक और शहनाई बजाने वाले भी होते थे। लोग उनकी धुन पर नाचते थे। कुछ औरतों में तो खुद अमोरू आ जाता था। पुजारी अमोरू को उतारने के लिए उन औरतों पर हल्दी, कुमकुम, पवित्र पानी छिड़कता था और नीम की डंडी से हौले हौले मारता था।
पूरा जुलूस देवी के मंदिर की परिक्रमा करता था। मंदिर के बाहर चटाइयाँ बिछाई जाती थी। पुजारी घड़ों में से निकालकर आधा बोनम चटाई पर निकालकर रख देता था। फिर लोग जहाँ बोनम पकाते थे वहाँ जमा होते थे। वे पुजारी द्वारा वापस किए गए बोनम को देवी का प्रसाद समझकर खाते थे। हर घर से एक मर्द नहा धोकर नए कपड़े पहनकर सिर पर पगड़ी बांधता था। वह माथे पर कुमकुम का तिलक लगाता था। वह गले में नीम की और फूलों की माला पहनता था। हाथ में नीम की डंडी पकड़ता था और देवी पर बलि चढ़ाने के लिए मुर्गे, बकरी और शराब ले जाता था। तब तक देवी के मंदिर के सामने 2 पुजारी अपने हाथ में तलवार लेकर तैयार रहते थे। वहाँ नीम के पेड़ के नीचे बलि देवी थी। बलि चढ़ाने वाले जानवर का गला बलि देवी पर रख दिया जाता था और जानवर को मजबूती से पकड़ लिया जाता था। पुजारी अपनी तलवार से जानवर का गला काटता था। जानवर की कटी मुंडी देवी के तरफ गिरती थी और वह आदमी जानवर का धड़ वाला हिस्सा ले जाता था। यह सब सिलसिलेवार चलता रहता था। उस समय पुजारी और उनके हाथ की तलवार खून से लथपथ हो जाती थी। मंदिर के सामने खून की धारा बहती रहती थी। वहाँ का नज़ारा एकदम डरावना होता था। उस दिन बिरजू भी रगड़ रगड़ कर नहाया था। उसने नए कपड़े पहने थे, सिर पर पगड़ी बांधी थी, मांधे पर तिलक लगाया था। उसने 6 महीने से पाले हुए एक बड़े से मुर्गे को भी हल्दी और कुमकुम लगाया था। उसके हाथ में शराब की एक बोतल भी थी। मंदिर में देवी की जय जयकार हो रही थी। लोग नाच गा रहे थे। शराब का सेवन भी हो रहा था। सुबह से शराब पीते पीते पुजारी भी नशे में धुत थे। उनको सिर्फ बलि देवी पर रखे जानवर के सिर ही दिखाई दे रहे थे। बिरजू लाइन में खड़ा था। जब उसकी बारी आई तो उसने मुर्गे को बलि देवी पर रखा। पुजारी ने तलवार उठाई, लेकिन यह क्या, मुर्गे की गर्दन के साथ साथ बिरजू की गर्दन भी काट दी गई। उसका जिस्म कुछ देर तड़प कर शांत हो गया। बिरजू की ऐसी दर्दनाक मौत देखकर मंदिर में शोर मच गया। पुजारियों का शराब का नशा उतर गया। तलवारें नीचे गिर गई। वे डर से थर थर काँप रहे थे। फिर गांव का मुखिया भानु प्रताप वहां आया। पुलिस बुलाई गई। पंचनामा हुआ। अफसरों की जेबें भर गई। ऐसा नहीं होना चाहिए था, पर देवी की यही इच्छा थी। हम कुछ नहीं कर सकते। बिरजू धन्य था जो देवी की बलि चढ़ गया। पंचनामे में ऐसा लिखा गया। भानु प्रताप ने दस्तखत कर दिए। इस घटना के कुछ दिन बाद भानु प्रताप ने पुजारी को अपने खेत पर बुलाया और उसे 1 महीने के भीतर नया पक्का मकान बनवा कर दिए। 2 महीने के बाद भानु प्रताप ने अपनी बेटी वर्षा की धूमधाम से शादी की। पूरा गांव शादी में आया था। भानु प्रताप ने अपनी बेटी की शादी में उस पुजारी की पत्नी को 10 तोले सोने का हार दिया और एक चमचमाती कार भी। शादी के समय वर्षा 3 महीने पेट से थी। उसके पेट में बिरजू का अंश पल रहा था, पर चिंता किसे थी? सिर्फ वर्षा ही जानती थी कि उसके पेट में किसका बच्चा है।